तरीके से यहाँ पर जो है तैयारियां की गई है और पूरा बिटिया का आगमन हुआ है और उसको पूरी तैयारी मदर फादर की ओर से। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बिटिया यहाँ पहुंची है यूक्रेन से, जहाँ पर जंग छिड़ी हुई है। और हमारे साथ में इनके साथ में नागौर की बिटिया है, वो भी यहाँ ही है, अधिकारियों की टीम लेकर पहुंची है। और आपको बता दें कि जो यूक्रेन के हालात है उसमें निकलना, एक तरह से सुरक्षित निकलना और समय पर पहुंच जाना, ये एक बहुत बड़ी खुशी है। एक मिनट आ जाओ, सारे परिवार के साथ आ जाओ। मनन। हाँ अच्छा यहाँ देखो, यहाँ अच्छा आप आ जाओ, मैं दे दूंगा वीडियो। आप आ जाओ साथ, मैं दे दूंगा वीडियो। हाँ आ जाओ मंजू मैडम, अच्छा ओ मंजू मैडम, अच्छा आ जाओ पीछे आ जाओ बेटा, तुम भी आ जाओ। हाँ यहाँ देखो, यहाँ देखना अच्छा, एक मिनट। ठीक, हाँ, उनको सर को बुलाओ। चलो बातचीत कर लो। ड्राइंग रूम में आ जाओ, ड्राइंग रूम में आ जाओ। हाँ बातचीत करो ना आप तो। लो रिचा एक मिनट उतारो, मत हल्के कम उतार दो, माला कम कर दो, एक ही रहने दो, भारी लग रहा होगा। मेरे को दे दो। हाँ वीडियो बना, आप बातचीत कर लेना। बस एक दो रहने दो, माला एक दो रहने दो। और साफा पहने रखना रिचा ना, आराम से। और ये जो है इनका रूम डेकोरेशन किया गया है, रूम डेकोरेट आप देख सकते हैं किस तरह की खुशी है। और सीधा आप लाइव जिससे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आपको सीधा हम जोड़ रहे हैं यूक्रेन से आई बिटिया रिचा चेनानी, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या हालात रहे वहाँ के। क्या क्या आपका आईडी भी शो नहीं होगी फिर से। एक मिनट जोशी जी, आप मोबाइल थोड़ा हाँ हल्का सा ऊपर रखना। हाँ जी, कहाँ पर थे आप और आज कैसे पहुँचे यहाँ पर? मैं बुकोविनियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की छात्रा हूँ। मैं चेरनिवित्सी यूक्रेन से आई हूँ और मैं हमारी भारत सरकार जो है उनको धन्यवाद देना चाहूँगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि उन्होंने हमारी इतनी मदद की। हमारी मैं पहले जो है आपसे सीधा रूबरू करूँगा, रिचा से बातचीत करने से पहले साथ टीम में अधिकारी पहुँचे हैं। सर क्या नाम, शुभ नाम है आपका? मेरा नाम नरेश विजय है जी। नरेश जी, आप कितने बच्चों को लेके आए हैं? मैं जयपुर में हमने 8 बच्चों को रिसीव किया है जी। इसमें से 2 बच्चे कोटा के थे, एक रावत वाटा के, 8 बच्चे लड़कियाँ ही हैं और एक अजमेर की है, एक भीलवाड़ा की है, एक नागौर की थी और 2 जयपुर की। अब आगे जो आपका अजमेर के बाद टूर जो रहेगा भीलवाड़ा के लिए रहेगा? ये भीलवाड़ा, ये बच्ची भीलवाड़ा तक जाएगी। थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवानी शर्मा है। भीलवाड़ा में कहाँ से हैं? भीलवाड़ा में गायत्री नगर। गायत्री नगर। कहाँ पर आप थी यूक्रेन में और क्या वहाँ के हालात थे? यूक्रेन में हम चेरनिवित्सी में थे, वो वेस्ट साइड ऑफ यूक्रेन में आता है। वहाँ के हालात अभी ये है कि बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी है, तो अब बच्चों को बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दे रहे। हमारे टाइम पे बॉर्डर पे इतनी भीड़ नहीं थी, तो मतलब हमने बॉर्डर क्रॉस कर लिया था। फिर उसके बाद बॉर्डर क्रॉस करने के बाद हम एयरपोर्ट रोमानिया में एंटर होकर एयरपोर्ट पे गए। वहाँ से एयर इंडिया हमें लेने आया क्राफ्ट, और फिर वहाँ से मुंबई लैंड हुए। मुंबई से हम मुंबई में हमें राजस्थान गवर्नमेंट ने रिसीव किया, काफ़ी अच्छा रहा सब कुछ। उसके बाद राजस्थान गवर्नमेंट हमें राजस्थान भवन लेके गई, उन्होंने हमें खाना वाना सब कुछ प्रोवाइड करके सारी फैसिलिटीज़ दी। उसके बाद हमारी फ़्लाइट थी मुंबई से जयपुर, फिर जयपुर आए। जयपुर में भी राजस्थान गवर्नमेंट ने हमें अच्छे से वेलकम करके रिसीव किया। उसके बाद हमें सर्किट हाउस में रखवाया, वहाँ पे खाना वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करके फिर अब घर पे जाना। किस तरह की वहाँ पर फीलिंग्स थी? आप सहेलियों के साथ रह रही थी, जब युद्ध छिड़ चुका था तब घर परिवार में किस तरह की बात हो रही थी? आप लोग किस तरह की बातें कर रहे थे?
बातें तो बस यही हो रही थी कि कब हम यहाँ से जाएं और कभी कुछ हो ना, बस जैसे ही मतलब डर लगता था कि कभी सायरन ना बजे, हमें कहीं भागना ना पड़े ऐसे। क्या वहाँ जहाँ आप रह रहे थे क्या बंकर की व्यवस्थाएं थी, किस तरह की स्थिति थी? हाँ, वहाँ पे हमें एक लिस्ट दी थी, वहाँ पे बंकर के नेम थे, अगर जो भी पास वाला बंकर था उसमें मतलब हमें दे दिया था एड्रेस, वहाँ अगर सायरन बजे तो हमें वहाँ जाना था। खाने पीने के हिसाब से क्या स्टॉक किया था, कितना क्या किया था? खाने पीने के हिसाब से एक दिन जब कीव में अटैक हुआ था तब सर ने हमारे एमडी हाउस के डायरेक्टर है डॉक्टर सुनील शर्मा सर, उन्होंने हमें गाइड कर लिया था कि हमें जो भी सारा स्टफ़ लेना है, फिर जो भी बच्चे थे वो 1 वीक या 2 वीक के अकॉर्डिंग अपना अपना स्टफ़ रख लिया था। बट जैसे जैसे वहाँ से निकलते गए बच्चे, फिर जैसे जैसे इंडिया पहुँचते गए। कौन सा ईयर था आपका? अब क्या क्या रहेगी आगे की प्लानिंग, क्या क्या? मेरा 3rd ईयर है MBBS का। अभी आपका बाकी है और हाँ, समय अभी का मेरे बाकी है। 3 साल और बाकी है। परिवार में किस तरह से मैसेज, क्या क्या बातचीत हो रही थी मम्मी पापा? बस यही टेंशन है कि जैसे जैसे करके आ जाए बच्चे सेफली, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम ना हो। भारत सरकार की भूमिका क्या रही, आपको क्या लगता है? बहुत ही अच्छी रही, मतलब कि इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, फिर भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी भारत सरकार की व्यवस्था। आपका शुभ नाम, आपका गुड नेम? शिवानी सर। शिवानी, थैंक यू। तो ये थी शिवानी, और हम बात करेंगे ऋचा से। और ऋचा पत्रिका से लाइव जुड़ी हुई हो आप, 1 मिनट के लिए मुझे बताएं ज़रूर कि ऋचा क्या हालात थे वहाँ, और सबसे बड़ी बात ही परिवार से किस तरह की आपकी बातचीत हो रही थी, परिवार में क्या माहौल था? अगर हम बाहर हैं तो सीधी सी बात है कि परिवार वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि उनको हर समय चाह रहे थे कि हमसे बात करें। मैं यही बोलूँगी कि हम सेफ एरिया में थे, अभी जब तक इवैक्यूएट किया गया हम बिल्कुल सेफ जगह पे थे। बट मैं यही बोलूँगी कि हमारे यहाँ आने के बाद स्थिति जो है वो और गंभीर हो गई है। वहाँ पे बॉर्डर से निकलना मुश्किल हो गया है, बॉर्डर्स क्लोज हो गए हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स जो है वो वहाँ पे आ चुके हैं। तो मैं यही बोलूँगी सेंट्रल गवर्नमेंट से कि उन्हें भी जल्द से जल्द निकाला जाए वहाँ से। आप कौन सी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कौन सा ईयर था आपका, आगे क्या रहने वाला है, भविष्य को लेकर क्या सोचती हैं आप? मैं बुकोविनियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की छात्रा हूँ और मैं 6th कोर्स में थी। अभी कुछ ही महीने बाद मुझे डिग्री मिलने वाली थी, क्योंकि ये वॉर वगैरह हो गया तो अब हम देखेंगे कि आगे कैसा रहता है, किस तरीके से हमें डिग्री दी जाती है। सब कुछ आगे डिपेंड करता है कि कितना वॉर चलने वाला है। कई आपकी फ्रेंड्स थी, कई आपके मिलने वाले सहेलियाँ भी होंगी जो और शहरों में थी, उनसे बातचीत हो रही थी, क्या हालात थे? अगर कीव से अगर कोई बातचीत हुई हो किसी फ्रेंड से, क्या लग रहा था जहाँ पर सीमावर्ती क्षेत्र था, क्या बातचीत में क्या लग रहा था आपको? जब ये अटैक हुआ तो मैं यही बोलूँगी कि हमारे कुछ दोस्त थे जो बिल्कुल कीव के नज़दीकी थे, क्योंकि 10 किलोमीटर के दायरे के अंदर कीव एयरपोर्ट पे हुआ है। उस समय हमारे कुछ इंडियन स्टूडेंट्स वहीं पे ही थे। तो जब हमने उनसे बातचीत करी तो वो सच में अपने आसपास वो जो टैंक जाते हैं सैनिकों के, जो बम्स का, जो वेपन्स का सब कुछ जाता है, वो उन्होंने देखा है बाकायदा, ब्लास्ट सुने हैं उन्होंने, अलार्म सुने हैं उन्होंने। तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं सेफ एरिया में थी उस समय, जहाँ बच्चे ये सब देख रहे थे, और अभी भी बच्चे वहाँ फंसे हैं। तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं वहाँ से सेफेस्ट एरिया से मैं अपने इंडिया वापस आ गई। ये भी जानना चाहूँगा कि ज़्यादातर इंडियंस जो है यूक्रेन से या रूस से MBBS कर रहे हैं, एक तो क्या वजह है यहाँ से वहाँ जाना, और क्या वहाँ के बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट्स तो यही था कि हमने कभी भी ऐसा कभी पहले नहीं सुना था। अगर मैं भी मेरे एडमिशन की बात करूँ तो मैंने दूसरी जगह पे देखा था, तो अगर मैं कंपेयर करूँ तो मेरे को सेफ एरिया लगा था यूक्रेन एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज जहाँ मैंने देखा था। बट अचानक ये कैसे हुआ ये नहीं समझ में आया किसी को, क्योंकि 2014 में भी पहले ये रशिया और रूस यूक्रेन के बीच जो है ये अटैक हो रखा है, बट उस समय स्थिति ऐसी गंभीर नहीं हुई थी। तो इस समय भी हम यही सोच रहे थे कि शायद इस समय भी ऐसा ना हो, बट अब कुछ नहीं कह सकते, स्थिति बिगड़ गई। तो भारतीय हो, देश प्रेम आप में वैसे ही है। यूक्रेन के लोगों में किस तरह का स्वभाव है, क्या लगता है वहाँ नेशन को लेकर के, क्या स्थिति है वहाँ उन लोगों की? जैसे हम अपने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दें, वैसे ही यूक्रेन भी है। यूक्रेन के लोग जब उनको ज़रूरत पड़ रही है तो जो वहाँ की महिलाएं हैं वो भी आर्मी ज्वाइन कर रही हैं। उनको भी ऐसा है कि हम भी हमारे देश के लिए लड़ें। जो
यूथ था वो भी जा रहा है आर्मी ज्वाइन करने के लिए। और मैं ये बोलूँगी कि वहाँ के प्रेसिडेंट में इतनी हिम्मत है कि वो भी आर्मी के लिए खड़े हैं, आर्मी के साथ खड़े हैं, अपनी कंट्री के लिए खड़े हैं। उनसे यूएसए ने बोला भी कि आपको हम इवैक्यूएट कर लेते हैं, आप आ जाइए, पर फिर भी उन्होंने मना किया कि अगर आप आर्मी भेज सकते हो तो वो भेजो, पर मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, यही मेरी धरती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, किस तरह का सपोर्ट मिला, क्या प्रयास रहे, आपके मन में क्या सोच था उस समय, किस तरह की मदद हमें मिलनी चाहिए, किस तरह का आपको मदद मिली, क्या लगता है आपको, क्या कहेंगे इस बारे में? मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, मुझे सबकी तरफ से पूरी मदद मिली है। क्योंकि जब से हमने हमारी जर्नी स्टार्ट करी थी, सबसे पहले हमारे जो एजेंट हैं डॉक्टर सुनील शर्मा सर, उन्होंने हमारे को वहाँ से लेकर बॉर्डर पहुँचाने में बहुत हेल्प करी, और हमारी यूनिवर्सिटी ने, इन दोनों की मदद से ही हम बॉर्डर पहुँचे, रोमानिया के बॉर्डर पहुँचे। रोमानिया के बॉर्डर के बाद हमारी कांटेक्ट रहा एम्बेसी से। एम्बेसी ने हमारा आगे का रोमानिया और रोमानिया से लेकर आगे तक जो हमारी फ्लाइट्स वगैरह थी वो सारा कुछ देखा। उसके बाद जब हम फ्लाइट में बैठ गए, इंडियन एम्बेसी के कांटेक्ट में थे, फिर हमारी उसमें इंडियन गवर्नमेंट ने हेल्प करी फ्लाइट्स वगैरह। जैसे कि मैंने बोला कि सिर्फ एयर इंडिया की फ़्लाइट्स हैं जो चल रही हैं अभी भी। जो वॉर जोन है उसमें कोई भी फ्लाइट अलाउ नहीं कर रखी है, लेकिन सिर्फ एयर इंडिया जो है वो ही ऑपरेट हो रही है। तो नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद उस चीज़ के लिए कि वो इतने सारे स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहे हैं। उसके बाद मैं फ़्लाइट के बाद जब अपनी स्टेट में आई तो मैं बोलूँगी कि स्टेट गवर्नमेंट ने हमारी बहुत हेल्प करी। हमारे को मुंबई उतारा गया, मुंबई से लेकर आज अभी तक मैं जो मेरे घर पे खड़ी हूँ ये उनकी वजह से खड़ी हूँ, और हमसे एक भी रुपया नहीं लिया गया किसी भी चीज़ का। हम फ्लाइट के थ्रू आए हैं जयपुर से हम सरकारी गाड़ी में आए हैं, उसके लिए हमसे कुछ भी एक भी पैसा नहीं लिया गया। सबसे बड़ी बात तो ये कि आप बता दें कि ये सब कुछ मदद मिली है। हम बात करते हैं कि अगर भारत की बात करते हैं, भारत से पाकिस्तान की सीमा में जाते हैं, बांग्लादेश की सीमा में जाते हैं, तो आतंकवादी कई बार घोषित कर दिया जाता है। युद्ध का माहौल है, इस तरह की जो स्थितियाँ हैं। जब आप यूक्रेन से जब आप बॉर्डर पार करके रोमानिया में एंटर हुए थे, वहाँ पर क्या क्या आपको निर्देश थे, किस तरह की हालात थी, क्या बिल्कुल खुला था आपके लिए, या क्या क्या रही वहाँ की बंदिशें क्या? नहीं, खुला तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि वहाँ पे यूक्रेन के जो लोग हैं वो भी थे जिन्हें बॉर्डर क्रॉस करके अपनी जान बचा के दूसरी जगह पे रोमानिया या दूसरी जगह पे जाना था ताकि वो भी सेफ हो सके। बट इस कंडीशन में मैं यही बोलूँगी हमारी यूनिवर्सिटी, सुनील शर्मा सर और हमारी एम्बेसी, इन तीनों की मदद से सिर्फ जो हम इंडियन स्टूडेंट्स थे उनको प्रायोरिटी दी गई कि हमको अलग रास्ते से निकाला गया, सिर्फ स्टूडेंट्स को प्रायोरिटी पे।